कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पिछली क्लास में हमने एक रिलेशन डिराइव किया था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक तो स्मॉल एन पे, एक टाउ पे। क्योंकि एन और टाउ पे ये जो एम और ई है ये तो कांस्टेंट है, हर एक मटेरियल के लिए एम और ई कांस्टेंट होगा। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये तो सभी मटेरियल्स के लिए सेम होगा। तो फिर बचे दो ही फैक्टर्स, वो है एन और टाउ। रेजिस्टिविटी दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इजंट इट? रिलेशन यही इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो एन क्या चीज है बेटा? एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल्स के केस में नंबर डेंसिटी अलग अलग होगी। कॉपर की अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी, गोल्ड की अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी। तो हर एक मटेरियल की नंबर डेंसिटी अलग अलग है। पर मीटर क्यूब कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी एन पे डिपेंड करती है। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, नेम द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स। तो आप ऐसा कह लीजिए नंबर डेंसिटी एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, या आप ऐसा कह लीजिए नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्यों कह रहा हूं टेम्परेचर? बिकॉज ये जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम होता है टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस। दो कोलिजंस के बीच का वक्त जिस दौरान कोई कोलिजन नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। और टाउ यहां पे क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी तो टाउ कम हो जाएगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, एन एंड टाउ का है, या ऐसा कहें एन फॉर नेचर ऑफ द मटेरियल भी आप रिलेट कर सकते हैं, और टाउ जो कि टी की तरह है, टाउ फॉर टेम्परेचर। ठीक है, टाउ डज नॉट मीन टेम्परेचर, इट मींस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बट टाउ डिपेंड किस पे करेगा? टेम्परेचर पे। और एन किस पे डिपेंड करेगा? दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज भी डिस्कस की, मेटालिक कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? इसी रिलेशन की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन किया था। मेटालिक कंडक्टर हो या सेमीकंडक्टर हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। दोनों में, जी हाँ बिल्कुल दोनों में टेम्परेचर बढ़ाने का असर टाउ पे क्या होगा? टाउ कम होगा। अगर टाउ कम हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो ये रिलेशन हमें बता रहा है कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो दोनों के केस में सेम इफेक्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे डिस्कस कर रहे हैं? टाउ पे। टेम्परेचर की वजह से टाउ बदलेगा, टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन टेम्परेचर बदलने के साथ मेटालिक कंडक्टर में नंबर डेंसिटी बिल्कुल नहीं बदलती, नंबर डेंसिटी फिक्स्ड रहती है, एज अ रिजल्ट उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और ये नंबर डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि ये वाला असर ज्यादा कंपनसेट करता, तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, वही ग्राफ अगर आप देखें मेटालिक कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। हाँ, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा डेविएट करता है, बट बीच के रेंज में ये स्ट्रेट लाइन रहता है। तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ग्राफ हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। आज हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से वही टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। थोड़ा पार्ट तो हमने डिस्कस किया, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या कहा कि मेटल्स के केस में ये बढ़ेगी और सेमीकंडक्टर के केस में ये कम होगी। मान लीजिए दो अलग अलग मेटल्स लेते हैं, दो अलग अलग कंडक्टर्स लेते हैं, एक कंडक्टर आपने लिया कॉपर का, एक कंडक्टर लिया एल्युमिनियम का, दोनों का टेम्परेचर बराबर बदला। सपोज दोनों की ओरिजिनल रेजिस्टेंस बराबर है, अब दोनों का बराबर टेम्परेचर बदला, तो क्या दोनों में बराबर चेंज आएगी? आंसर इज नो। जो चेंज है वो भी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल पे। बराबर देखो, टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, दोनों का टेम्परेचर बराबर बदला, दोनों की ओरिजिनल रेजिस्टिविटी बराबर थी, बट क्या अब चेंज इन रेजिस्टिविटी बराबर आएगी? तो नो।
अब वही चीज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, किसमें ज्यादा किसमें कम। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली हमने यहाँ पे कोफिशिएंट डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जैसे क्लास 11th में आप पढ़ते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बीटा, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। याद आ गया आपको? बिल्कुल वैसे यहां बात कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अभी मैं बात कर रहा था दो अलग अलग मटेरियल्स लिए, दोनों की ओरिजिनल रेजिस्टेंस बराबर थी, दोनों का टेम्परेचर बराबर बदला, तो किसमें चेंज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टिविटी ज्यादा आएगी? उसी में ज्यादा आएगी जिसके अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। तो अल्फा इस चीज का इंडिकेटर है कि टेम्परेचर बदलने के साथ कितनी ज्यादा या कितनी कम इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बदलेगी। अल्फा ज्यादा होगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज्यादा आएगी फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर, फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। जिसका अल्फा कम होगा फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम आएगी। तो अल्फा इस चीज का इंडिकेटर है, ठीक है। तो अल्फा को हम मैथमेटिकली डिफाइन करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज अल्फा बेसिकली? सो अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज बेसिकली चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आप कुछ भी करें, देखिए बेटा, रेजिस्टिविटी इटसेल्फ इज रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट क्यूब, एक पर्टिकुलर शेप साइज हमने डिफाइन कर दी, भैया इसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो ये भी रेजिस्टेंस ही ना। तो जब भी मैं यहां रेजिस्टेंस के लिए कोई रिलेशन लिखूंगा, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन एप्लीकेबल होगा रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। सो चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर टोटल चेंज नहीं, पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। देखिए फॉर्मूला भी ये लिखा है, डेल्टा आर हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस, आर हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल्टा आर बाय आर। या आप इसको ऐसा भी कह सकते थे, इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। आपने फ्रैक्शनल एरर्स पढ़े थे क्लास 11th में, डेल्टा ए बाय ए, एरर इन ए अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए क्या होता है? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो यहां एरर तो नहीं कहेंगे, हम चेंज बोलेंगे, रिलेटिव एरर, सॉरी रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, या ऐसा कह लो चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी या डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी, ठीक है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, आपने टेम्परेचर बदला डेल्टा टी, तो रेजिस्टेंस में चेंज आ गई डेल्टा आर। तो आपने डेल्टा आर को पहले डिवाइड किया आर से, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी आर ओम, आर ओम में कितनी चेंज आई? डेल्टा आर ओम की। तो डेल्टा आर बाय आर क्या होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल, मतलब पर ओम ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। एक ओम के पीछे कितनी चेंज होने वाली है? कब? जब आप टेम्परेचर में चेंज 1 यूनिट के लाएंगे, 1 डिग्री कहिए या 1 केल्विन कहिए। मान लीजिए 10 ओम की ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, एक एग्जांपल ले लो। ओरिजिनल रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की है, लेट अस से 10 ओम, ठीक है, किसी एक टेम्परेचर पे, लेट अस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसके बाद होगी 11 ओम, कितने पे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बदला तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 1 ओम, 10 ओम से बढ़ के कितनी होगी? 11 ओम। सो चेंज कितनी है? 1 ओम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी है? 10 ओम। तो टोटल चेंज तो 1 ओम है, बट पर ओम कितनी चेंज होगी? 1/10 पर ओम, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर वैसे भी हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा है। तो यहां पे इसका अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओम कैंसिल होकर जाएगा, इट इज 1/10 या 0.1 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप केल्विन लिखना चाहें तो केल्विन भी लिख सकते हैं। देखो डेल्टा आर और आर की यूनिट सेम होगी, डेल्टा रो रो की यूनिट सेम होगी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगी सिर्फ डेल्टा टी की यूनिट। एज ए रिजल्ट अल्फा की जो एसआई यूनिट है वो पर केल्विन है, और जो कॉमन यूनिट है दैट इज पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, या चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। दैट्स इट।
वैसे ये वैल्यू बहुत हाई है 0.1 पर डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली इस ऑर्डर की वैल्यूज नहीं रहती, अल्फा की वैल्यू का ऑर्डर बहुत स्मॉल रहता है। कितना स्मॉल रहता है? 10 to the power -3.001 इस ऑर्डर का रहता है मेटेलिक कंडक्टर्स के केस में। हाँ, पहले तो इसी रिलेशन को अगर हम इस तरह से लिखें, अल्फा कैन बी रिटन एज R2 minus R1 change in resistance upon original resistance into change in temperature, isn't it? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं अल्फा R1 डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1। कुछ नहीं किया, इस R1 डेल्टा T को उठा के लेफ्ट साइड पे लाया, इस R1 को भी यहां लाके ऐड कर दो, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी R2 इज इक्वल टू R1 प्लस दिस, तो R1 कॉमन आ गया, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक, ऐसे ही रिलेशंस आपने थर्मल एक्सपेंशन के केस में भी पढ़े थे। वहां चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, या आप ऐसा कह लीजिए फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसी रिलेशन से ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि बहुत लो टेम्परेचर्स पे ये स्ट्रेट लाइन से डेविएट करता है, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे भी नॉर्मली कई बार इस रिलेशन को इस तरह से लिखा जाता है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू ओरिजिनल रेफरेंस जो लिया जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को ले लिया जाता है। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कई बार इसको R0 भी लिख देते हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। तो T क्या हो गया? टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। जब ओरिजिनल टेम्परेचर 0 है तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर की वैल्यू आई वही चेंज इन टेम्परेचर होगा। मान लीजिए ओरिजिनल 0 है, टेम्परेचर बढ़ा के आप 10 डिग्री पे ले गए, तो चेंज 10 हुई कि नहीं? तो जो T की वैल्यू है वही चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये दोनों सेम रिलेशन है, कुछ अलग नहीं है। फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। राइट, अब आप जानते हैं एक चीज और, रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं रो L अपॉन A। तो अगर मैं इसको लिख दूं रो T इंटू L अपॉन A, और इसको अगर मैं लिख दूं रो नॉट इंटू L अपॉन E, तो दोनों साइड से L अपॉन A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही रिलेशन रेजिस्टिविटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, जिसमें आप लिख सकते हैं रो 2 इज इक्वल टू रो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, या रो एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ? आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। इसी के बेसिस पे एनसीईआरटी की 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। सो व्हाट इज अल्फा? दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल वैल्यू पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, दैट्स इट। अब यहां मेटालिक कंडक्टर्स के केस में बेटा अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम देखते हैं जैसे ही डेल्टा T पॉजिटिव होता है तो डेल्टा R भी पॉजिटिव होता है। चेंज इन टेम्परेचर अगर पॉजिटिव है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो डेल्टा T पॉजिटिव है तो डेल्टा R भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, और यहां पे सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, बिकॉज जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा R नेगेटिव है। डेल्टा T अगर पॉजिटिव है, डेल्टा R नेगेटिव है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ठीक है, हाँ, इसके केस में जो अल्फा है इसकी वैल्यू को ऑर्डर मेटालिक कंडक्टर्स के केस में ऑर्डर क्या रहता है? 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेंटीग्रेड क्या लो, ये कॉमन यूनिट है, ऐसे यूनिट लिखेंगे तो पर केल्विन हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर रहता है, ऑर्डर, रिमेंबर ऑर्डर। बाकी अलग अलग कंडक्टर के केस में अलग अलग होगी, ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, तो बेटा सेमीकंडक्टर्स का भी डिस्कस कर लिया हमने। सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा नेगेटिव ही होना चाहिए। अब आते हैं हम आगे, कुछ अलॉयज है हमारे पास। कौन कौन से अलॉयज, इनके कुछ नाम भी मैं यहां लिखने जा रहा हूं। कॉन्स्टेनिन, मैंगानिन, कॉन्स्टेनिन, मैंगानिन, यूरेका। आप अगर जब अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिटरमाइन करने के, तो आपको जनरली यूरेका वायर दी जाती है। ठीक है, कॉन्स्टेनिन, मैंगानिन, यूरेका। आप अपने लैब में
अगर आप रेजिस्टेंस बॉक्स को देखेंगे उसके ऊपर लिखा रहता है, कभी कभी कॉन्स्टेंट कॉइल्स लिखा होता है, कई बार लिखा होता है मैंगानीन कॉइल्स, ठीक है। निक्रोम, हीटर्स के हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में भी निक्रोम यूज होता है, निक्रोम एटसेट्रा, ऑल दीज अलॉयज। इन सभी अलॉयज के केस में बेटा अल्फा है तो पॉजिटिव बट इट इज वेरी वेरी स्मॉल। आप देख रहे हैं यहां पे इसकी स्लोप बड़ी कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ तो रही है, डेल्टा टी पॉजिटिव है, डेल्टा आर भी पॉजिटिव है, एज एन अल्फा क्या हो जाना चाहिए, अल्फा शुड बी पॉजिटिव, बट अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू दिस, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट डज इट मीन? पहले तो इसका ऑर्डर क्या रहता है, इसका जो ऑर्डर रहता है दैट इज 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मेटेलिक कंडक्टर्स के मुकाबले में 1/100। सपोज मेरे पास एक रेजिस्टर है कॉपर से बना हुआ और एक रेजिस्टर है कांस्टेंट मैंगानीन या इनमें से किसी एक अलॉय से बना हुआ, ठीक है। ये अलॉय का रेजिस्टर है और ये कॉपर रेजिस्टर है। कॉपर का एक कंडक्टर, रेजिस्टर नहीं कहेंगे, कंडक्टर है। तो इन दोनों कंडक्टर्स की ओरिजिनल रेजिस्टेंस बराबर है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। बट इसका अल्फा 1/100 है, इसका ये ऐसा कहो मेटेलिक कंडक्टर का अल्फा इसके 100 टाइम्स है, इसके अल्फा के 100 टाइम्स है। व्हाट डज इट मीन कि अगर दोनों की ओरिजिनल रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों में मैं टेम्परेचर चेंज बराबर लाऊं, टेम्परेचर चेंज बराबर लाऊं, ओरिजिनल बराबर है, टेम्परेचर चेंज मैं बराबर ला रहा हूं, तो मेटेलिक कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस बदलेगी, चेंज इन रेजिस्टेंस, वो 100 गुना होगी एज कंपेयर टू दिस, चेंज इसमें ज्यादा होगी। हालांकि इसकी रेजिस्टिविटी ओरिजिनली कम रहती है, ओरिजिनल इसकी रेजिस्टिविटी कम है, बट जो चेंज आती है वो बड़ी तेजी के साथ आती है, वो ज्यादा चेंज आती है, मतलब इसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस ज्यादा है, इसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कम है। इसमें टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कम बदलेगी, इसमें फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ज्यादा बदलनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ आई, इसका मीनिंग क्या है। तो बेटा एक चीज और इसमें फिर से एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको, फिर आगे बढ़ता हूं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ओरिजिनल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर के बाद आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 11 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ी देर के बाद आपने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और मान लीजिए थोड़ी देर के बाद आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब मेरे पास यहां पे पहला कॉपर या मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सपोज इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, लेट अस एक कॉपर ले लेते हैं, यहां से कांस्टेंट या मैंगानीन या सिंपली अलॉय लिख देता हूं मैं, कोई भी अलॉय। एक ऊपर मेटेलिक कंडक्टर है, सपोज इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसकी भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो इसमें 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने पे इसमें कितनी चेंज आ रही है, 10 टू द पावर -3, दैट इज 1.001 ओम, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी 10 टू द पावर -5, 1.00001। 2 डिग्री टेम्परेचर बदला तो 1.002, इसमें 1.00002। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बदला तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें रेजिस्टेंस हो जाएगी 1.01। तो इसमें अगर 10 डिग्री बदलोगे, 1 डिग्री बदलने पे इतनी चेंज आ रही थी, 10 डिग्री बदलने पे हो जाएगी 1.0001। और अगर इसका टेम्परेचर आप 100 डिग्री बदलते तो इसके 100 टाइम्स चेंज आती है, मतलब ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो आएगी 1.001 ओम। जितनी की कॉपर के कंडक्टर में 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने पे आ रही थी, इस अलॉय का टेम्परेचर 100 डिग्री बदलोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करोगे तो जाके कितनी चेंज आने वाली है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है कि अल्फा स्मॉल और लार्ज की क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और चीजें डिस्कस करता हूं। ये जो मैंने अलॉयज के नाम लिए यहाँ पे, कांस्टेंट, मैंगानीन, यूरेका, ये सब कहां इस्तेमाल होते हैं? These are used in making standard resistances। कहां इस्तेमाल होते हैं? They are used in making standard resistances। अब ये standard resistances क्या है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था आपकी लैब में जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं उनके ऊपर लिखा रहता है कांस्टेंट कॉइल, यूरेका कॉइल, मैंगानीन कॉइल। तो जो भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाई जाती हैं वो इन अलॉय से बनाई जाती हैं, वो इन अलॉय से बनाई जाती हैं। क्यों? सो दीज अलॉयज are used in making standard resistances
स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये सीबीएसई ने बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस, दे आर यूज्ड इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस। क्यों, ऐसी क्या खासियत है इनमें? देखो, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एक ऐसी रेजिस्टेंस हम चाहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो, बदले ना आसानी से। ऐसा ना हो कि वही रेजिस्टेंस बॉक्स आप यहां यूज करें तो अलग रेजिस्टेंस ऑफर करे, इक्वेटर के पास कोई जाके यूज करे तो अलग ऑफर करे, पोल्स के पास चला जाए जहां टेम्परेचर बहुत लो है तो थोड़ा सा भी टेम्परेचर बदलते ही उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू में ज्यादा चेंज ना आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बदलो तो उसकी वैल्यू में कहीं ज्यादा चेंज ना आ जाए, इसलिए हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं। देखिए, इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस स्मॉल है, तो टेम्परेचर बदलने के साथ ये आसानी से नहीं बदलती। तो अगर कोई आपसे पूछे विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मटेरियल्स मेक देम सूटेबल फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखिएगा बेटा। तो रेजिस्टेंस तो आप उसी को बनाओगे बेटा जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। नंबर 1 रेजिस्टिविटी शुड बी हाई, नंबर 2 अल्फा इज लो। मतलब रेजिस्टिविटी हाई है, पहले से हाई रेजिस्टेंस ऑफर करने की एबिलिटी ये रखता है। शुरुआत में देखो रेजिस्टिविटी हाई है, इसकी रेजिस्टिविटी 0 नहीं होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हाई है पहले से, इसीलिए हम इसको रेजिस्टर बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बनाने के लिए। लेकिन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यही मटेरियल क्यों ले रहे हैं हम, कोई और मेटेलिक वायर क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, मेटेलिक वायर की लेंथ हमें ज्यादा रखनी पड़ती क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, बट अल्टीमेटली हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? इसके साथ दूसरा रीजन ये है कि इसके अल्फा की वैल्यू लो है, टेम्परेचर बदलने के साथ ये नहीं बदलती। टेम्परेचर बदलने के साथ ये नहीं बदलती तो है बट कम बदलती है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। जहां 1000 ओम में 1 ओम की चेंज आएगी, 1000 ओम में 1 ओम की चेंज आने वाली है, 10 to the power -3 पर 1 ओम। 1 ओम में 10 to the power -3 की, यहां पर ऐसा कर लो 10 to the power 3 ओम के अंदर 1 ओम। 1000 ओम में 1 ओम की चेंज आएगी जितने टेम्परेचर चेंज करने में, इसमें 1 लाख ओम में 1 ओम की चेंज आएगी। ये समझिए, कहां 1000 ओम और कहां 1 लाख ओम। तो मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर का कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 1000 ओम, और एक अलॉय है, इसका कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 1 लाख ओम। दोनों का टेम्परेचर बराबर बदल रहा हूं, जहां 1000 से बढ़ के 1001 हो जाएगी मेटेलिक कंडक्टर की, वहां 1 लाख से बढ़ के 1 लाख ओम हो जाएगी। तो पर 1 लाख 1 की चेंज आ रही है, इसमें पर 1000 1 की चेंज आ रही है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस स्मॉल है। That is why these alloys are used in making standard resistances. ये याद रहेगा आपको। इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होंगे, एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल्स में भी गिवन है। ठीक है, उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको ग्रुप में भेजता हूं। ठीक है, तो नोट कीजिए आप। बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी या पावर। ये फॉर्मूले आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़े हैं, हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जरा इसका क्या मीनिंग है। देखिए, चार्ज पार्टिकल्स को अगर फ्लो करवाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये वर्क डन या एनर्जी, वर्क डन कौन करता है या एनर्जी कौन देता है, इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड अ बैटरी और अ सेल, जो अगले टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सेल्स को लेकर, और बहुत सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल शॉर्टकट में, सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रही है जिसके चलते इसके दोनों एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रखा है। एक एंड हमेशा हाई पोटेंशियल पे मेंटेन रहता है, दूसरा एंड हमेशा लो पोटेंशियल पे मेंटेन रहता है। और शुरुआत के वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, बैटरी आल्सो एक्ट एज अ चार्ज पंप, चार्ज पंप, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर ये बैटरी ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज पार्टिकल्स को धक्का मारने के लिए, करंट फ्लो करवाने के लिए, बैटरी की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, इजंट इट? सपोज किसी एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर, मान लीजिए यहां से एक चार्ज है प्लस क्यू जो फ्लो करके इस पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर जा रहा है, तो यहां पे कितना वर्क डन किया गया होगा? सो वर्क डन शुड बी इक्वल टू Q into V, isn't it? किसी भी चार्ज पार्टिकल Q को मूव करने का वर्क डन कितना होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट्स, राइट? सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। तो जितना वर्क डन होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं? तो एनर्जी किसके इक्वल होगी? जितना वर्क डन करोगे। बताया था कि अगर एक बॉडी दूसरी पे वर्क कर रही है तो पहली बॉडी एनर्जी यूज कर रही है
या ऐसा कहिए पहली बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, वही एनर्जी किस पे ट्रांसफर हो जाती है, दूसरी बॉडी पे। तुमने चार्ज पार्टिकल्स को कितनी एनर्जी दी, Q इंटू वी, Q इंटू वी, राइट। अब बेटा इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते। ये एनर्जी गई कहां आखिरकार, ये एनर्जी कहां गई, ये एनर्जी आई चार्ज पार्टिकल के पास। तो पक्की बात है चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, है ना। अब चार्ज पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, हम मानते हैं पहले स्टैटिक तो नहीं था, रैंडम मोशन था, अब वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगे, और हमने ये पढ़ा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं सभी चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में, ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पे अगर लगातार आप वर्क डन कर रहे हैं, जैसे कार के अंदर बैठे आप, लगातार आपने एक्सीलरेटर प्रेस करके रखा, तो कार स्पीड अप होती जाती है, अप टू सर्टेन लिमिट, ऑफ कोर्स हर चीज में एक लिमिट होती है। तो अगर लगातार वर्क डन किया जा रहा है तो बॉडी लगातार एक्सेलरेट होनी चाहिए, तो ये चार्ज पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट होते जाने चाहिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए, इनकी वेलोसिटी बढ़ती जानी चाहिए। बट हमने क्या पढ़ा था कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम क्या मानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर लगातार एनर्जी दे रहे हैं तो फिर इनकी एनर्जी बढ़ क्यों नहीं रही, काइनेटिक एनर्जी एक लिमिट पे आके स्टैग्नेंट क्यों हो चुकी है, वो एनर्जी क्यों नहीं बढ़ रही फर्दर। उसका रीजन हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव आयंस रास्ते में वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बेचारा चलने की कोशिश कर रहा है, इसकी कोलिजन हो रही है। तो आंसर ये है कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी इनको मिलती है वो हर अगली कोलिजन के दौरान लूज हो जाती है, ठीक है, जो एनर्जी मिलती है वो कोलिजन के दौरान लूज हो जाती है। या दूसरे तरीके से देखिए बेटा, ये हाई पोटेंशियल एंड है, हाई पोटेंशियल एंड, जब किसी चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल एंड पे रखोगे उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ये लो पोटेंशियल एंड है, तो लो पोटेंशियल एंड तक आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे ग्रेविटेशन के केस में देख लीजिए, हाइट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल हाइयर है, यहां से आप एक बॉडी को ड्रॉप करोगे, नीचे आ रही है, तो नीचे वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल लोअर है, तो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी लो हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है किसी कंजर्वेटिव फील्ड में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फिर यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल जब इस एंड पर था, इसके पास एनर्जी हाई थी, यहां तक आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो पक्की बात है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी चाहिए, बट यहां ऐसा नहीं हो पाता। थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये लगातार वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही, तो फिर वो एनर्जी गई कहां, तो आंसर है वो एनर्जी गई पॉजिटिव आयंस के पास जो रास्ते में वाइब्रेट कर रहे थे। इस लैटिस के, इस क्रिस्टल के जो ओरिजिनल एटम्स हैं, उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन लगातार अपनी पोजीशन पे बेटा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करता है, इसकी एनर्जी लूज होगी, लेकिन वही एनर्जी किसके पास आ गई, इसके पास आ गई। अब इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही रही, हाँ वो सारी काइनेटिक एनर्जी होल्स या इलेक्ट्रॉन के पास ना रहकर वो पॉजिटिव आयन, पेरेंट आयन के पास आ चुकी है। अब वो एनर्जी को यूज कर रहा है, वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एज ए रिजल्ट उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ये ऐसा कि ये दो पत्थरों को भी थोड़ी देर तक अगर आप लगातार कोलाइड कराएं तो वो गर्म हो जाते हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन जब लगातार हो रही है रास्ते में वाइब्रेट करने वाले पॉजिटिव आयंस के साथ, तो धीरे धीरे वो हीटअप होना शुरू हो जाता है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपने ये देखा होगा किसी भी कंडक्टर से बड़े प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे वक्त के लिए अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो बैटरी वर्क डन कर रही है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को मिली, ये ट्रेवल करना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन वहां से इधर आ रहे हैं, होल्स इधर से उधर जा रहे हैं। हाँ, ये एनर्जी लगातार दे रही है बैटरी, लेकिन लगातार वो स्पीड अप नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि यही एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट की फॉर्म में। तो आप इसको एनर्जी भी लिख सकते हैं, और ज्यादा कॉमनली हम एनर्जी की जगह इसको हीट एनर्जी लिखते हैं, H। सो H लिखें, E लिखें या W लिखें, तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, Q इंटू V। अब V को क्या हम लिखते हैं बेटा, सॉरी, क्या हम चार्ज को लिख सकते हैं I इंटू T। Can charge be written as current into time? Current is Q upon T. So Q can be written as I into T. So it can be written as V I T or not. So heat energy के दो फॉर्मूले आ गए, एक तो Q into V, एक V I T, और तीसरा फॉर्मूला अगर आप यहां पे देखें, आप I को लिख सकते हैं V by R. I can be written as V by R. तो ये हो जाना चाहिए V square upon R into T। अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस R है तो करंट V by R हो जाता है। सो करंट की वैल्यू अगर V by R पुट करूं तो ये आ जाएगा फॉर्मूला हीट एनर्जी के लिए,
और यहां पे बिकॉज वी नो दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक है, अब हम इसको ये भी कर सकते थे, यहां पे V की जगह IR भी अगर पुट कर सकते थे इस रिलेशन में या इस रिलेशन में। V की जगह अगर आप IR पुट करेंगे, यही रिलेशन क्या बन जाना चाहिए, I स्क्वायर RT। तो रीजन लिख लीजिए बिकॉज V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सो बेटा फाइनली हीट एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं, हीट एनर्जी कहें, वर्क डन कहें, एनर्जी कहें, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, VIT या फिर आप इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर RT या फिर आप इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, पहले नहीं पढ़े हैं, बस रिवाइज करने हैं, हो गए रिवाइज। तो बेटा इसके साथ एक चीज और, पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, W अपॉन T लिख दो, या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। सो W अपॉन T, इन तीनों फॉर्मूले से अगर आप T हटा दो तो आपके पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट पावर इज इक्वल टू VI या फिर I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये पावर कंज्यूम्ड के फॉर्मूले हैं, राइट। तो ये पावर कंज्यूम्ड के फॉर्मूले आ गए, समझ आ गई होगी ये बात आपको बेटा। कई बार कोई ये भी आपसे पूछ सकता है कि अगर कंडक्टर हीट अप हो रहा है तो इस हीट एनर्जी का सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा हीट एनर्जी का सोर्स वही है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? इस बैटरी की वजह से। तो यही बैटरी इस हीट का भी सोर्स है जो हीट इस कंडक्टर के अंदर पैदा हो रही है। ठीक है, अब जितनी अगर सेम जैसे आप यहां पे देखें, अगर करंट फिक्स कर दें तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। अब यहां पर एक कंसेप्ट और भी आ सकता है बेटा, अगर आप इसको रिलेट करें पावर के साथ। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है हमारे पास, ये तीनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर क्या मैं I को लिख सकता हूं P अपॉन V? अगर मैं I को P अपॉन V लिखूं और इसको पुट करूं फॉर्मूला H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT I स्क्वायर R। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले के I स्क्वायर RT वाले फॉर्मूले में I स्क्वायर RT, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू आप पुट करके देखिए तो आपके पास हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसकी जगह आ जाएगा P स्क्वायर RT अपॉन V। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। P स्क्वायर RT अपॉन V, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? P स्क्वायर RT अपॉन V। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इसमें एक चीज समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पे। मान लीजिए एक टाउन की पावर डिमांड है P, आपने डैम पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की, आपको पावर सप्लाई देनी है किसी टाउन को, उसकी पावर रिक्वायरमेंट है P पावर अगर आपने वहां तक पहुंचानी है, टाइम जो भी होगा, टाइम को छोड़ दीजिए। अब यहां पे देखिए रास्ते में जो वायर्स हैं, बहुत लंबे लंबे वायर्स हैं, कई किलोमीटर दूर है पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत दूर है और टाउन बहुत दूर है, लेटर से 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा। अब इतनी लंबी वायर्स हैं, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होगी इन वायर्स की। अब इतनी हाई रेजिस्टेंस तो ज्यादा हीट पैदा होगी, पावर लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। उस एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको हाई वोल्टेज पर प्रोपेगेट करा सकते हैं। रिमेंबर, रेजिस्टेंस फिक्स हो चुकी है वायर की, पावर जो आपको देनी है वो फिक्स हो गई है। अब आपको देखना है इस पावर लॉस को या हीट लॉस को, H जो हीट पैदा हो रही है उसको कम से कम रखने के लिए अगर आप हाई वोल्टेज पे आप इसको ट्रांसमिट करेंगे तो हीट कम पैदा होगी, एनर्जी का लॉस कम होगा। इसीलिए हम यूज करते हैं हाई टेंशन सप्लाई लाइंस। तो बेटा यहां पे टेंशन का मीनिंग क्या होता है? यहां टेंशन का मीनिंग फोर्स नहीं है। आपने स्ट्रिंग्स में टेंशन पढ़ी थी क्लास 11th में, वो क्या रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग अलोंग स्ट्रिंग्स। लेकिन यहां पर टेंशन क्या है? यहां टेंशन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। आपने देखा होगा 44,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट, इतनी हाई वोल्टेज की जो सप्लाई होती है उनको बोलते हैं हाई टेंशन पावर। वो जो बड़े बड़े टावर नुमा खंभे आपने देखे होंगे, ठीक है। So long distance power transmission is usually done at high voltages in order to reduce line power loss. Line power loss मतलब जो पावर लाइन है उसके अंदर पावर का लॉस ना हो, और वो लॉस किस फॉर्म में होगा? हीट की फॉर्म में, ठीक है। एनीवे फिलहाल यहां से आपके लिए ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली ये, और इन्हीं तीनों फॉर्मूले को अगर आप T से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूला मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये बात क्लियर होगी बेटा। अब यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में पावर दी जाती है, पावर रेटिंग, तो याद रखना पावर या पावर रेटिंग क्या चीज है। पावर रेटिंग जैसे आप एक बल्ब मार्केट से लेकर आते हैं, फैन लेकर आते हैं, उसके ऊपर उसकी पावर रेटिंग लिखी रहती है। पावर की ऐसा यूनिट तो आप जानते होंगे 1 वॉट, दैट इज 1 जूल पर सेकेंड। तो अगर 100 वॉट का अप्लायंस है दैट मींस वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर 10 वॉट का अप्लायंस है तो वो 1 सेकंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो पावर रेटिंग जब भी दी जाती है तो याद रखना पावर रेटिंग जैसे इस तरह से दी जाती है। एक अप्लायंस की पावर रेटिंग है 100 वॉट 220 वोल्ट रेटिंग अक्सर, तो 100 वॉट होगी पावर और ये होगी वोल्टेज की वैल्यू। और हमारे इंडिया में सप्लाई 220 वोल्ट की रहती है। हाँ, बात अलग है कि 220 पूरी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है, बट आइडियली ये सप्लाई कितनी है हमारे इंडिया में जो डिसाइडेड है दैट इज 220 वोल्ट। तो जब भी आपको पावर दी जाती है किसी अप्लायंस की तो ये साथ में 220 वोल्ट लिखा रहता है, ना भी लिखा हो तो आपको ये याद रखना है कि ये पावर रेटिंग किस चीज के लिए है, जब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देने जा रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, मान लीजिए एक 100 वॉट का अप्लायंस है और एक 200 वॉट का अप्लायंस है। अगर आपने घर में लाके दोनों कनेक्ट कर दिए तो पक्की बात है ये ज्यादा पावर, ये डबल पावर कंज्यूम कर रहा है पहले वाले के मुकाबले में। सपोज ये P1 है, दिस इज P2। लेकिन कब, जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, जब इन दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई दी, वोल्टेज सेम है तो ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको इन दोनों को उठा के सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो जिसकी रेटिंग कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, अगर दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। कैसे, किस बेसिस पे क्या है? देखो, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, एंड इफ V इज कांस्टेंट, if V is constant इसका मतलब then power is inversely proportional to resistance or not? Then power is inversely proportional to resistance. Now if P1 is less than P2, इसकी पावर कम है इससे, this implies that R2 is less than R1, या ऐसा कह लो R1 is greater than R2। तो जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, याद रखिएगा। पैरेलल में जो कम पावर कंज्यूम कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहां पावर किसकी कम है? P1, तो R1 ज्यादा है। या ऐसा कहूं जो पावर रेटिंग दी जाती है 100 वॉट 200 वॉट, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है 220 वोल्ट की बात की जा रही है, मतलब सभी अप्लायंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो ये उसके लिए पावर है। तो पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, देखो फॉर्मूले तीनों है लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कांस्टेंट क्या है, यहां पे V कांस्टेंट, तो इसलिए V स्क्वायर बाय R वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। तो हम ये बता पा रहे हैं कि जिसकी रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है पैरेलल में। लेकिन अगर आप, ये पैरेलल का केस है, अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें, अगर आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। सीरीज में हम पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं I स्क्वायर R, एंड I इज कांस्टेंट इन सीरीज। अगर करंट कांस्टेंट है दिस इंप्लाइज दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बेटा। पैरेलल में जिसकी रेजिस्टेंस कम है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सीरीज में जिसकी रेजिस्टेंस हायर है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, याद रखिएगा। तो अगर आपको पावर रेटिंग गिवन है 100 एंड 200, तो पक्की बात है रेटिंग किसके लिए होती है? पैरेलल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, रेटिंग पैरेलल के लिए। तो जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। और जब आप सीरीज में कनेक्ट करें तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो पक्की बात है ये P1 सीरीज में ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू P2। P2 मतलब appliance 2, appliance 1 will consume more power than appliance 2 if both are connected in series, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर R, क्योंकि I कांस्टेंट है, हम चाहते हैं R को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो। तो इसलिए हमें पता चला यहाँ पे P is directly proportional to R in case of series arrangement and P is inversely proportional to R in case of पैरेलल अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक चीज और बेटा, नेट पावर कंज्यूम। अगर एक से ज्यादा अप्लायंसेस को आपने कनेक्ट किया कहीं पे तो वो सारे अप्लायंसेस मिलके टोटल कितनी पावर कंज्यूम करेंगे? इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन ऑफ द कॉम्बिनेशन, फिर चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो,
वो हमेशा क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन अप टू Pn, फिर चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, क्योंकि पावर का मतलब है एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। तो देखो भाई 10 लोगों ने एनर्जी कंज्यूम किया, 10 अप्लायंसेस ने एनर्जी कंज्यूम की, फिर वो सीरीज में हो या पैरेलल, 10 ने अलग अलग से एनर्जी कंज्यूम की है। जैसे मैंने एक कैपेसिटर्स के केस में एनर्जी, जब हमने एनर्जी डिटरमाइन की थी, एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबके लिए फॉर्मूला क्या आया था, U1 प्लस U2 सो ऑन अप टू UN। एनर्जी के केस में फिर सीरीज पैरेलल से फर्क नहीं पड़ता, और पावर भी क्या, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर भी सीरीज हो या पैरेलल हो, नेट पावर P net is always equal to P1 plus P2 so on up to Pn। आप चाहें तो इसको प्रूव करके देख सकते हैं, बहुत इजी है। अगर मान लो पहला केस मैं लेता हूं सीरीज का, तो सीरीज में आपने कुछ अप्लायंसेस को कनेक्ट किया, सपोज इनकी रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3। अब सीरीज में क्या चीज सेम होगी बेटा, करंट। तो देखते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 किसके इक्वल आता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो करंट और रेजिस्टेंस को लेके पावर का रिलेशन क्या था, I स्क्वायर R। सो इसको मैं लिख सकता हूं I स्क्वायर R1 प्लस I स्क्वायर R2 प्लस I स्क्वायर R3, इजंट इट। तो I स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो ये क्या R सीरीज है कि नहीं, I स्क्वायर R सीरीज हो गया। तो अगर ये I स्क्वायर इंटू R सीरीज है, टोटल करंट का स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्योंकि पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P सीरीज हो जाना चाहिए। तो हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर क्या आ गई, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर हम इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है। या R1, R2, R3 को मैंने मान लो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, R1, R2, R3, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्ट करते ही अब करंट अलग अलग होगा, ये हमने डिस्कस किया था, करंट जिसकी रेजिस्टेंस कम हो उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, लेकिन करंट अलग अलग है लेकिन वोल्टेज सेम होगा। तो पावर का फॉर्मूला लेते हैं V स्क्वायर बाय R वाला, क्योंकि V सेम है तीनों। तो V स्क्वायर बाय R1, P2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R2, और P3 क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R3। तीनों को ऐड करके देखो जरा क्या आ रहा है, V स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आया कि नहीं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R पैरेलल। देखो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 क्या होगा, 1 बाय R पैरेलल। तो V स्क्वायर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन को क्या मैं लिख सकता हूं, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो, टोटल पावर क्या होती है, P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन ये याद रखना आपको बेटा, सीरीज हो या पैरेलल हो, यहां P1, P2, P3 क्या है, फिलहाल इस सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, फिलहाल इस सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, फिलहाल इस सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ना कि पावर रेटिंग। जैसे पावर रेटिंग का 100 200, तो पैरेलल में अगर कनेक्ट करोगे फिर तो 300 वॉट हो गया, क्योंकि ये पैरेलल के लिए रेटिंग है। सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हो सकता है ये अलग पावर कंज्यूम करे, तो उस केस में नहीं बेटा, जितने कंज्यूम कर रहे हैं फिलहाल, तो रेटिंग नहीं आपने देखनी, जो कंज्यूम कर रहे हैं उन सब का सम होगी टोटल पावर, फिर चाहे वो कॉम्बिनेशन सीरीज हो या पैरेलल हो, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जहां डाउट्स आते हैं वो पूछिए, फिर शॉर्ट वीडियोस बना के एक्सप्लेन करता हूं, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।